हेलो दोस्तों, मैं करण शेखावत आपका हमारे YouTube चैनल IQ प्राइम एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो अपना टॉपिक था जो रनिंग में चल रहा था वो चल रहा था रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हमने क्या जाना, रेस्पिरेशन क्या होता है, बेसिक नॉलेज से बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा अपन ने। फिर बाद में अपन ने पढ़ा कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के जानवर में मैमल्स वगैरह में जो पाए जाते हैं उनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो कौन से होते हैं। आज जो चर्चा करने वाले हैं वो भी प्रैक्टिकली पढ़ने वाले। सबसे पहले एक डायग्राम देखना है। अब इस पूरे ढांचे को अपन एकदम सुचारू रूप से अपन इसको पढ़ने वाले हैं, एकदम फंक्शनल रूप से अपन इसको पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये तो समझने की बात है। जो मैं बात करता हूँ ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन की, जो अपन रेस्पिरेशन करते हैं वो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करते हैं, तो वो नोस्ट्रल से स्टार्ट करते हैं। वो ये वाला जो पोर्शन होता है यहां से स्टार्ट करते हैं, इसको बोलते हैं बाह्य नासा छिद्र, नोस्ट्रल। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों, जो आप स्टार्ट करते हैं, जो आप स्टार्ट करते हैं, क्या रेस्पिरेशन में लिख सकता हूं यहाँ पे, या ब्रीथिंग में लिख सकता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या अंतर होता है, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले लिख लीजिएगा एक बार कि जो आपका स्टार्ट होता है पहले पे आता है, जो आपका आता है नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल को मैं कह सकता हूं बाह्य नासा छिद्र। ये वाला पॉइंट से आपका क्या होता है, रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। इसके बाद में जो पॉइंट आता है दोस्तों आपका नेसल चैम्बर, नेसल चैम्बर, जिसे आप कहते हैं नासा कक्ष। क्या कहते हैं, नासा कक्ष। अब दोस्तों, जो आपका नेसल चैम्बर होता है इसमें आपकी दो चीज पाई जाती हैं। पहली चीज तो होता है म्यूकस, जिसे आप श्लेष्मा कहते हैं, और दूसरी चीज होते हैं हेयर्स। ठीक है दोस्तों, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे आपकी दो चीज पाई जाती हैं, एक तो आपकी हेयर्स और दूसरा पाया जाता है आपका म्यूकस, जिसको आप श्लेष्मा कहते हैं, श्लेष्मा। देखो दोस्तों, जब आपकी कोल्ड होती है और कोल्ड के दौरान आपके जब नोज में या नाक में जो पानी आता है उसे आप क्या बोलते हैं, श्लेष्मा म्यूकस है कहते हैं। और दूसरा हेयर्स, ये प्रेजेंट होते हैं जितने भी धूल काम क्या करते हैं, जितने भी धूल के जो कण होते हैं उनसे जो रक्षा करता है, उनसे जो बचाता है वो कौन, हेयर। तो धूल के कणों को अंदर जाने से रोकता है आपके हेयर्स। ये कुछ बातें थी, यहां तक अपनी बात खत्म नहीं होती है। ये तो अपन ने नेशनल चैम्बर तक की बात की है। अब इसके बाद में जो पोर्शन आता है अपना, इधर लिख देता हूं दोस्तों मैं। अब ये वाला पोर्शन कहां तक है, नेशनल चैम्बर नासा कक्ष तक तो है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वो आता है फेरिंक्स, जो आपका ये ग्रसनी वाला पोर्शन, ये वाला। अब जो अपना जो एयर जाने वाली है वो कहां जाने वाली है दोस्तों, आपके जो थर्ड नंबर पे जाने वाली है वो जाने वाली है फेरिंक्स। फेरिंक्स माने दो ग्रसनी, ग्रसनी में जाने वाली है। अब देखो दोस्तों, ग्रसनी वाला ये पोर्शन, ठीक है दोस्तों। ग्रसनी के बाद में जो आपकी एयर जाती है वो जाती है श्वास नली में। देखो, श्वास नली मींस ट्रेकिया, जो ये वाला देखो, हाथ लगा के देखो, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका ट्रेकिया। देखिएगा फोटो में आपको दिखाता हूं मैं एक बार। अब इस पे फोटो देखिएगा, वो फोटो दिख रही है, जो ये वाला जो पोर्शन वहां से जो उधर रहा है, जो भी आपको दिख रहा है वो क्या है दोस्तों, ट्रेकिया है, श्वास नली है। मैं एक बार आपको डायग्राम थोड़ा सा दिखा देता हूं उसको, सुनिएगा। फेरिंक्स। अब इसके बाद में किस पे जाना है, फोर्थ नंबर पे जाना है आपके श्वास नली। श्वास नली मींस ट्रैकिया। देख माने तो ऐसी कुछ होती है, ये वाली, और इसमें सी टाइप की ऐसे कार्टिलेज उपास्थि से बनी हुई सी टाइप की ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई। अब जो आपका हमारे क्या है, श्वास नली है। अब इस श्वास नली के ऊपर एक गेट नुमा स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तभी बताया था कि आपकी श्वास नली के ऊपर एक गेट नुमा स्ट्रक्चर या एक कैप ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, उसे आप क्या कहते हैं दोस्तों, एपिग्लोटिस कहते हैं। आप कहेंगे
एपिग्लोटिस को हिंदी में कहा जाता है घाटी ढक्कन, घाटी ढक्कन। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है, घाटी ढक्कन। ये काम क्या करता है, याद रखिए काम क्या करता है, सुनेगा। जब कभी कभी क्या होता है कि अपन खाना खाते हैं और खाना खाते समय अपन बातें करते हैं, उस समय भी कुछ फूड का जो पार्टिकल होता है वो आपकी श्वास नली में चला जाता है। उसको बचाने के लिए कणों को अंदर जाने से रोकता कौन, आपका एपिग्लोटिस। ये कैप ना नुमा स्ट्रक्चर होता है, इसको ऐसे कि बंद कर लेता है श्वास नली को, जिससे कि कोई भी फूड पार्टिकल आपका श्वास नली में न जाए। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपका घाटी ढक्कन जो कैप नुमा स्ट्रक्चर है। अब इससे श्वास नली के ऊपर एक दरवाजा होता है, जो गेट होता है, ये गेट नुमा स्ट्रक्चर, इस गेट को बोलते हैं ग्लोटिस। क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। इसको क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं। अब सुनिएगा, जो आपको ये दिख रहा है, अबे आप है ना मेबर कैमरा से, ये जो सी टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला हाफ सी दिख रही है ना, बिल्कुल दिख रहा है आपको, ये सी वाला। ये जो होता है, ये जो कार्टिलेज से बना हुआ होता है, ये वाला पोर्शन, किससे, कार्टिलेज से। कार्टिलेज को हिंदी में कहा जाता है उपास्थि। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, सी वाला, देखो आप हाथ लगा के देख सकते हैं, ये देखो आपको ये दिख जाएगा ऐसे। अब देखिएगा ना, मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ, देखिएगा आपको फोटो दिख रही है ना, उसमें देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो क्या है दोस्तों, आपको क्या है, सी कार्टिलेज से बना हुआ है, उपास्थि से बना हुआ है। अच्छा, ये काम क्या करता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है काम क्या करता है, ये श्वास नली को पिचकने से रोकता है। क्या करता है, रोकता है। बिल्कुल दोस्तों, क्या करता है, पिचकने से रोकता है, किसको, श्वास नली को, ट्रेकिया को सिकुड़ने से, मतलब सिकुड़ ना जाए इसलिए कौन रोकता है, जो आपका सी टाइप का जो कार्टिलेज होता है वो इसे रोकता है दोस्तों। और इसके बारे में अपन क्या जान सकते हैं, अब इसके बाद में क्या होता है, जो श्वास नली होती है ये अपने लंग्स में फैल जाती है। कैसे है, एक तो ये बट एक वो ये वाला, एक वो वाला। अभी क्या करते हैं, अब ये जो और जी वो ये वाला जो पोर्शन जो यहाँ से डिवाइड होता है, इसे कहते हैं ब्रोंकाई, सवसनी। क्या हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको सवसनी, इसको आप हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई क्या होता है, अब ये आगे जाकर के कुछ इस तरह से भागों में बढ़ जाते हैं, कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से नुमा स्ट्रक्चर में बढ़ जाती है दोस्तों। और इससे ही अपन क्या कहते हैं दोस्तों, लंग्स कहते हैं। इस तरह का जो स्ट्रक्चर कहलाता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, लंग्स कहलाता है। और मैं डायग्राम देखो, ये आपकी जो एयर यहाँ से आती है, ये आती है यहाँ से ब्रोंकाई से, श्वसनी से होती हुई जो श्वसनिका में जाती है, ब्रोंकुल्स में जाती है। तो जो ये वाला जो स्ट्रक्चर आप गोल गोल वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दोस्तों, इनको बोलते हैं एल्वियोली। क्या बोलते हैं, एल्वियोली। और हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, इनको वायु कूपिका। क्या बोलते हैं, वायु कूपिका। वायु कूपिका इसे कहते हैं। यहाँ पे ही आपकी गैस का आदान प्रदान होता है, मतलब एक्सचेंज कहाँ होता है आपकी गैसों का, तो आपको बताना एल्वियोली में आपकी गैस का एक्सचेंज होता है दोस्तों। इसको ही क्या बोलते हैं, क्रियात्मक इकाई कहते हैं। किसकी, श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं दोस्तों, नोट लगा के लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, नोट लगा के, श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं दोस्तों, आपकी वायु कूपिका को कहते हैं, वायु कूपिका को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कुछ स्ट्रक्चर था जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी था दोस्तों। मैं एक बार आपको इसको डायग्राम में एक बार समझाना चाहूंगा। देखो ये सेम वाला जो स्ट्रक्चर बन रहा है दोस्तों, अब वो सारा मामला यहाँ है। अब पूरा सेम टू सेम तो नहीं हो सकता यार, वो बस समझाने के लिए आपको बेसिक से कुछ डायग्राम बनाया, कुछ तैयार किया मैंने आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसका अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे।
ठीक है। अब जो बात करते हैं वो अपन थोड़ा सा लंग्स पे डिटेल से बात कर लेते हैं। कौन सा? लंग्स। लंग्स माने तो फेफड़े, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जो आपके फेफड़े होते हैं ये दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। दो होते हैं, एक होता है लेफ्ट होता है जी आपका, एक होता है राइट। एक तो बाया, एक दाया। ठीक है दोस्तों, जो आपका दाया होता है ये वाला जो पोर्शन होता है वो आपका बड़ा होता है, ठीक है। और जो ये वाला जो पोर्शन होता है ये आपका कैसा होता है? छोटा वाला पोर्शन है होता है, वो बड़ा होता है। मैं सही से लिख देता हूँ, हिंदी में थोड़ी राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसी है दोस्तों, बड़ा होता है और ये छोटा होता है। क्यों? ये इसमें जो होती है आपकी 3 पालियां होती हैं, जबकि इसमें जो प्रेजेंट होती हैं वो कितनी पालियां होते हैं? 2 पालियां प्रेजेंट होती हैं। 2 पाली इसमें प्रेजेंट है होती है। ठीक है दोस्तों, अब सुनिएगा, जो आपका लंग्स है उस पर 2 परत पाई जाती है। ऐसे जो माने जो लंग्स है वो ये 2 परत पाई जाती है, इनको बोलते हैं प्लूरा। प्लूरा, प्लूरा। और इनके बीच में कुछ द्रव्य भरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं लिक्विड प्लूरा। लिक्विड प्लूरा, लिक्विड प्लूरा। ठीक है दोस्तों, प्लूरा लिक्विड या इसको कह सकते हैं अपन प्लूरा द्रव्य। द्रव्य जो क्या करता है? सतह के ऊपर घर्षण को कम करता है, वो कम करता है। ठीक है दोस्तों, घर्षण के ऊपर, सतह के ऊपर घर्षण को कम करता है। और यदि मैं इसकी वेट की बात करूं, इसकी जो वेट होता है लगभग 1.54 केजी से लगभग 1.5 केजी तक इसका वेट है होता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन। हाँ दोस्तों, अब जो है अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो अब समझना है ब्रीथिंग। यस, बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है क्या रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में अंतर क्या होता है। देखो दोस्तों, मैं ब्रीथिंग क्या बताता हूँ आपको। ब्रीथिंग नॉर्मल है, जैसे मैंने सांस लिया और छोड़ा, ये ब्रीथिंग कहलाती है। इसमें एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। इसमें कोशिकीय सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होता है, इसमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। मैं आपको बताऊंगा ब्रीथिंग, इसमें 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है इनहेल। इनहेल मींस क्या होता है? सांस लेना। अपन सांस कितना लेते हैं? 500 ml सांस लेते हैं। ठीक है दोस्तों। और दूसरा जो टाइप है इसका वो है दोस्तों एक्सहेल, मींस सांस छोड़ना। वो भी कितना छोड़ते हैं? 500 ml। ठीक है दोस्तों, कुछ बातें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये 2 प्रकार के होते हैं, एक इनहेल होता है और एक एक्सहेल होता है। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट, क्या है इसका, इसमें क्या देखना है कि इसमें 2 कंडीशन बनती है। देखो, अपन ने जितनी भी मैंने बताया था कि जितनी भी गैस प्रेजेंट है वो अपन को सबको सारी गैस लेनी है। ऐसे तो है नहीं कि अपनी बॉडी में सिस्टम बना हुआ है कि हमें तो सिर्फ ऑक्सीजन ही आवश्यक है हमारी बॉडी के लिए, तो हमें ऑक्सीजन लेना है, नहीं बिल्कुल नहीं। तो जितनी प्रेजेंट है उनको सबको लेना होगा। देखो, 2 कंडीशन बनती है यहाँ पे। जब वायुमंडलीय दाब ज्यादा हो, वायुमंडलीय दाब ज्यादा हो किससे? आंतरिक दाब से। जब कौन सी कंडीशन बनती है सुनना, तो मान लो आपका जो नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78% है। ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21% है। आपका जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो आर्गन है वो कितना है? 0.93% है। जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कितनी परसेंट है? 0.03% है। ये तो कहाँ है? वायुमंडलीय में है। अब वायुमंडलीय में ज्यादा क्या है? प्रेशर ज्यादा है कि नहीं? बिल्कुल दाब ज्यादा है कि नहीं? देखिए, अभी दाब ज्यादा है तो ये आंतरिक में जाएंगे, बिल्कुल आंतरिक भाग में जाएंगे। और क्या होगा?
अपनी बॉडी में एंट्री करते हैं इतनी, अब बाहर कितनी आती हैं। अब देखो ये तो कहाँ हुई, जब क्या हुआ, वायुमंडलीय दाब ज्यादा होता है। अब जो कंडीशन क्या होती है, जब वायुमंडलीय, दूसरी कंडीशन क्या है, जब वायुमंडलीय दाब कम होता है, किसकी बजाय, आंतरिक। अब आंतरिक, अब देखो वायुमंडल में कम है कि नहीं है, अब आंतरिक जो यहां से गई है वो बाहर आएगी कि नहीं आएगी, अब कितने परसेंट में आएंगे, तो आपको बताना है। जो आपकी नाइट्रोजन है वो अपनी बॉडी के लिए अनावश्यक सी दिखाई पड़ती है, तो वो जितनी जाती है उतनी ही वापस आ जाती है, 78%। ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लिए प्रेजेंट है, जाती 21% है, आती 17% है, 4% वहां पे सारा मामला सेट करती है। बात करते हैं आर्गन अपनी बॉडी के लिए अनावश्यक, तो 0.93% वापिस आ जाती है। और जो बात करूं मैं 0.93%, अब जो बात करूं CO2, अब जो CO2 जितनी 0.03% जाती है, लेकिन आती कितने, 4% आती, क्यों है, प्लांट को भी देना, बिल्कुल ज्यादा करके आएगा वहां से। तो ये कुछ बातें थी जो ब्रीथिंग से रिलेटेड, कुछ बातें थी जो इंपॉर्टेंट थी। अब कुछ बातें हैं वो भी यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। देखो दोस्तों, जो O2 का परिवहन, O2 का जो परिवहन करता है, अरे ऑक्सीजन लिया हमने बॉडी में, अब ऑक्सीजन को कौन घुमाता है पूरी बॉडी में, तो आपका हीमोग्लोबिन घुमाता है, मतलब आरबीसी घुमाता है, ठीक है। अब मैं बात करूं कि हाँ भाई हमको CO2 को बताओ, CO2 का परिवहन का मामला क्या है, उसका मैं मामला सेट करूं, बिल्कुल उसका मामला सेट करेंगे दोस्तों। अब CO2 का परिवहन देख लीजिए आपका, जो इसमें 3 चीज को अपन यहाँ पे डिनोट करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं बायोकार्बोनेट, जिसका जो 70% जो भाग होता है कार्बोनेट का, वो बायोकार्बोनेट करते हैं, बायोकार्बोनेट करते हैं। क्या परिवहन कौन कराता है, बायोकार्बोनेट, SC CO3, ये आपको बायोकार्बोनेट होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेस कम है वहां पे दोस्तों नीचे। और जो इसका 23 से 25% जो इसका परिवहन करवाता है, वो करवाता है आरबीसी करवाता है, जबकि 5% से लगभग 7% हो सकता है, या फिर 10% भी हो सकता है, इसका कराता है आपको प्लाज्मा। कौन कराता है, प्लाज्मा। ये कुछ बातें थी जो O2 को परिवहन को लेकर, CO2 को परिवहन के लेकर, और ब्रीथिंग से इंपोर्टेंट जो बातें थी अपन ने चर्चा की है कि आपने जो वर्तमान में जो मतलब जो आपकी प्रकृति में जो गैस है कितने परसेंट में प्रेजेंट है, और अपन को कितनी चाहिए और अपन कितनी छोड़ते हैं। अपन ने ये पढ़ा है कि यार अपन को क्या होता है कि जब रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन ग्लूकोज साथ रिएक्ट करती है और एनर्जी बनती है, सिर्फ इतना पता है। अब उस एनर्जी कैसे करती है उसको डीपली पढ़ने वाले हैं, सुनेगा। इसको बोलते हैं श्वसन की क्रियाविधि, श्वसन की क्रियाविधि। ये 2 स्टेप में होती है आपकी, कौन से स्टेप में, 2 स्टेप में होती है। आपके 2 स्टेप में होती है, कौन से स्टेप में होती है। पहला जो स्टेप आता है, स्टेप फर्स्ट, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाह्य श्वसन। इसमें क्या होता है, इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं, ब्रीथिंग ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ब्रीथिंग लेंगे इसका एग्जांपल। ब्रीथिंग माने तो गैस लेना और छोड़ना, केवल इतना काम है, सांस लेना और सांस छोड़ना। फर्स्ट स्टेप में तो आपका ये आता है। आप कहोगे सेकंड स्टेप में क्या है, खास बात है, बिल्कुल खास बात है, सुनिएगा। स्टेप सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड का नाम है सेलुलर
रेस्पिरेशन माने तो कोशिकीय शोषण, कोशिकीय शोषण। इसको यदि अपन ने इस चीज को डिटेल से पढ़ना है तो अपन को पूरा मैटर समझ में आने वाला है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन जो एनर्जी बनती है एक्यूरेट में कैसे एनर्जी बनती है, इसके लिए अपने को दो स्टेप पढ़ने पड़ेंगे। एक पढ़ना पड़ेगा आपको ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। बिल्कुल दोस्तों, पहला जो पॉइंट क्या होने वाला है ग्लाइकोलाइसिस, और जो दूसरा वाला जो पॉइंट अपन को समझने वाला है वो है आपका क्रेब साइकिल, क्रेब चक्र। ये यदि इस दोनों पॉइंट को अपन को बेस्ट से बेस्ट मेथड से समझना है दोस्तों, तो आपको कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी कैसे बना करती है। आप समझ लिया हो दोस्तों आपने। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या है ग्लाइकोलाइसिस, जिसको ईएमपी साइकिल भी कहते हैं, ईएमपी साइकिल भी कहते हैं। देखो दोस्तों, यदि मैं बात करूं ग्लाइकोलाइसिस, इसमें क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है मतलब O2 की एब्सेंस में, ध्यान से सुनना, O2 की एब्सेंस में मतलब अनुपस्थिति में नहीं, जैसे O2 की एब्सेंस में O2 वहां पे प्रेजेंट है नहीं होगा, तो आपके जो ग्लूकोज होता है वो पायरुविक एसिड में टूट जाता है, इसमें पायरुविक एसिड में टूट जाता है। कब O2 की एब्सेंस में पायरुविक एसिड में आपको क्या टूटता है, पायरुविक एसिड में ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूट जाता है। अब क्या है दोस्तों, ये बात कर रहा हूं मैं O2 की एब्सेंसी में, तो अब पायरुविक एसिड में जब ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की एब्सेंसी में क्या क्या बन सकता है दोस्तों, आपका अल्कोहल, और दूसरा आपका लैक्टिक एसिड। अरे बॉडी का मैंने एग्जांपल बताया था कि नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था कि अपन किसी ने अपने को मोटिवेट किया, अपने एक्सरसाइज किया, अपनी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हुई और उसके बाद कौन सी लैक्टिक एसिड, तो ये सेम कंडीशन बनने वाली है यहाँ पर। अभी यदि मैं पायरुविक एसिड को यदि मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनाएगा दोस्तों, ये बनाएगा आपकी CO2 प्लस में एनर्जी प्लस में कोटा। बिल्कुल बिल्कुल फ्रेंड्स, क्या बनाएगा, CO2 प्लस एनर्जी प्लस वाटर आपका क्या बनाएगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला जो मैट्रिक कहलाता है, ये तो कौन सा कहलाता है आपका क्रेब साइकिल। बिल्कुल, आपकी जो एनर्जी बनती है किसके थ्रू बनती है, क्रेब साइकिल। देखो दोस्तों, एक बात होता है इसमें, तो 4 एटीपी एनर्जी बनती है, 4 एटीपी एनर्जी बनती है, जिसमें से 2 एटीपी एनर्जी यहाँ पे खर्च होती है, बची कितनी 2 एटीपी एनर्जी, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि आप कहोगे कि यार आपने तो ऐसे बताया था कि जब ग्लूकोज जब O2 से रिएक्ट करता है तब एनर्जी बनती है, उसे क्रेब साइकिल कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन ये कहां से आएगा, पायरुविक एसिड। बिल्कुल दोस्तों, यदि मैं पहले से हार्ड बताता तो कभी समझ में नहीं आता है कि स्टार्टिंग हमेशा सिंपल से करनी चाहिए, तो मैंने स्टार्टिंग सिर्फ सिंपल से की और एंडिंग बड़े अच्छे मैटर से कह रहा हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वाला जो एनर्जी कैसे बनती है क्रेब साइकिल के थ्रू आपको सबको समझ में आया होगा दोस्तों। और अब एक चीज और ध्यान से याद रखना है, जो क्रेब साइकिल जो पायरुविक एसिड होता है उसका फॉर्मूला क्या है, उसको भी याद रखना है, C3H4O3। ये जो फॉर्मूला है वो है आपका जो पायरुविक एसिड है दोस्तों, उसका ये है फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।